हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 6 अंक का पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम रस, छंद और अलंकार को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें कि रस हमसे 2 मार्क्स का पूछा जाता है और छंद हमसे 2 मार्क्स का और अलंकार हमसे 2 मार्क्स का पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर कितने अंक हो गए? ये हो गए हमारे 6 अंक। तो देखिए, हम सबसे पहले करेंगे रस। रस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें देखिए पहला क्या है? पहला है हमारा श्रृंगार रस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, श्रृंगार रस क्या है? जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। फिर से देख लीजिए श्रृंगार रस की परिभाषा। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। और देखिए, इसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है कहत नटत, रिजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है, नैनु ही सो बात। फिर से देख लीजिए इसका उदाहरण। कहत नटत, रिजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है, नैनु ही सो बात। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे श्रृंगार रस बहुत ही आसान भाषा में लिखा है। अगर आप इसको 1 से 2 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखिए, अगला रस है हमारा वीर रस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, कभी आपसे तो श्रृंगार रस पूछ लेगा, वीर रस या हास्य रस। आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में श्रृंगार रस, वीर रस और हास्य रस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से आपको एक करना होता है। तो अगर आप ये तीनों करोगे तो उसको आसानी से लिख पाओगे। तो देख लीजिए, अब है हमारा वीर रस। तो वीर रस है जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। देखिए, आपने श्रृंगार रस में पढ़ा होगा, उसमें भी ये लिखा था कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है। ये लाइन तो हमारी तीनों में ही सेम रहेगी। ये लाइन तो हमारी तीनों में सेम रहेगी कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है। बस हमारा क्या चेंज होगा? हमारा चेंज होगा ये, जैसे यहाँ पे उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार आप श्रृंगार रस में देखिए। श्रृंगार रस में क्या था? श्रृंगार रस में यहाँ पे रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो रही थी। तो आप ध्यान दीजिए, श्रृंगार रस में क्या है? श्रृंगार रस में रति है। आप बस एक परिभाषा याद करो, उसकी जगह श्रृंगार रस में तो यहाँ पे रति लिख दो। और देखिए, वीर रस में यहाँ पे क्या लिखोगे? वीर रस में लिखोगे यहाँ पे उत्साह। तो उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। अब देखिए उदाहरण हमारा बुंदेलो हरबोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। फिर से देख लीजिए, बुंदेलो हरबोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है? आपको श्रृंगार रस, वीर रस और हास्य रस की क्या करनी है? परिभाषा बस एक याद करनी है। बस आपको क्या है? यहाँ पे स्थायी भाव श्रृंगार रस में तो रति था, वीर रस में उत्साह है। अब देख लीजिए हास्य रस में क्या है। तो हास्य रस में क्या है? हास्य रस में जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो हास नामक, इसमें हास्य रस में क्या है? हास नामक स्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। अब देखिए, इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण है बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। फिर से देख लीजिए उदाहरण इसका, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। तो फ्रेंड्स देखिए, रस में आपको क्या करना है? परिभाषा आपसे कितने मार्क्स की पूछी जाती है? 1 मार्क्स की। और आपसे उदाहरण कितने मार्क्स का पूछा जाता है? 1 मार्क्स का। तो कुल मिलाकर हमारे हो गए 2 अंक। तो देखिए, अगर आप ये रस कर लेते हो तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। और आपको क्या करना है? आपको बस ये उदाहरण याद करने हैं। उदाहरण आप 2 से 3 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। बाकी परिभाषा तो आपको सेम ही है, क्योंकि इसमें करना है जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है। अब इसमें बस ये चेंज होगा, नामक स्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। चलिए, अब हमने अगले टॉपिक को देखते हैं, जो कि है अलंकार। अलंकार भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपसे 2 मार्क्स में पूछा जाता है। आपसे 2 मार्क्स में पूछा जाता है, जिसमें कि 1 मार्क्स की आती है परिभाषा और 1 मार्क्स की आती है हमारी उदाहरण। अब देख लीजिए, बात आती है उपमा अलंकार की। तो देखिए, उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार होता है जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है।
फिर से देख लीजिए उपमा अलंकार क्या है, जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है वहां पर हमारा उपमा अलंकार होता है। अब देखिए बात आती है उदाहरण की, तो फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। यहाँ पे फूल से चेहरे की तुलना हो रही है और देखिए कलियों से मुस्कान की तुलना हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा उपमा अलंकार है। चलिए अब हम अपने अगले अलंकार को देखते हैं। अगला अलंकार है हमारा रूपक अलंकार। तो देखिए रूपक अलंकार क्या है, रूपक अलंकार है जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो देख लीजिए बहुत ही आसान शब्दों में मैंने यहाँ पे परिभाषा लिखी है रूपक अलंकार की, जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हमारा रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये इसका उदाहरण है। और देख लीजिए आपको बस ये उदाहरण लिखने की जरूरत है। अगर आपने ये लिख लिया तो आपके 1 नंबर पक्के हैं और 1 नंबर हमारी परिभाषा के पक्के हैं। तो अगर आपका रूपक अलंकार आता है तो यहाँ पर आपके 2 मार्क्स क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला अलंकार क्या है, अगला अलंकार है हमारा यमक अलंकार। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अलंकार है। देखिए क्लास 12th में आपको कितने अलंकार याद करने हैं, आपको उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार को याद करना है। अगर आपने ये 4 अलंकार कर लिए तो आपके 2 मार्क्स पक्के हैं। अब देखिए बात आती है यमक अलंकार की। तो यमक अलंकार क्या है, जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो वहां पर यमक अलंकार होता है। फिर से देख लीजिए यमक अलंकार क्या है, जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो वहां पर हमारा यमक अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से समझिए। यहाँ पे देखिए काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे घटा का अलग अर्थ है और इस वाले यहाँ पे घटा का अलग अर्थ है। तो इस प्रकार देखिए यमक अलंकार में क्या होता है, जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो वो हमारे यमक अलंकार कहलाते हैं। यहाँ पे काली घटा का घमंड घटा, ये दोनों हमारे अलग अलग हैं। अब देखिए अगला एग्जाम्पल है हमारा सोना कितना सोना है। यहाँ पर सोने की अलग बात हो रही है और यहाँ इस वाले सोने की अलग बात हो रही है। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, दोनों बात अलग अलग है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यमक अलंकार है। अब देखिए अगला है हमारा श्लेष अलंकार। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अलंकार है। अब देखिए श्लेष अलंकार क्या है, जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। फिर से देख लीजिए श्लेष अलंकार क्या है, श्लेष अलंकार है जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए, जहां पर कोई भी शब्द होता है एक ही बार आता है लेकिन उसके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो वहां पर हमारा क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से समझिए। उदाहरण है इसका, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। फिर से देख लीजिए रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब देखिए श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो आप इसको अगर 2 से 3 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा और आप इसको लिख लिख कर याद करना। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे अलंकार, जिसमें क्लास 12th में आपको उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार को पढ़ना है। चलिए अब बात आती है छंद की। अब देख लीजिए छंद भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें कि 1 मार्क्स की क्या होती है, परिभाषा होती है और 1 मार्क्स का क्या होता है, उदाहरण होता है। अब देखिए दोहा छंद। देखिए आपके क्लास 12th में कितने छंद आने वाले हैं, दोहा छंद, सोठा छंद और चौपाई छंद। ये 3 छंद अगर आपने कर लिए तो आपके 2 मार्क्स पक्के हैं। तो देखिए दोहा छंद क्या है, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें क्या होता है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। फिर से देख लीजिए दोहा क्या है, दोहा यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें क्या होता है, इसमें 4 चरण होते हैं और पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। तो आपको पता होना चाहिए, देखिए कोई भी छंद हो, ये क्या है, ये एक अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए कि छंद क्या होता है, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए इसमें क्या होता है, 4 चरण होते हैं। किसी भी छंद में 4 चरण होते हैं। याद क्या रखना है आपको, याद ये रखना है कि पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं, 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब देखिए बात आती है एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण है यहाँ पे, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, सामु हरित दुति होई।
देखिए आप इस एग्जाम्पल को अगर 2 से 3 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो पहला चरण ये और तीसरा चरण ये है, ये दूसरा चरण और ये है चौथा चरण। तो देख लीजिए यहाँ पे पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होंगी, 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होंगी, 11 मात्राएं। अब देखिए अगला छंद है हमारा सोटा छंद। सोटा छंद क्या है, यह भी एक अर्धसमात्रिक छंद है। इसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। ये 2 बातें तो आपको सभी छंद में लिखनी होंगी क्योंकि सेम ही है। अब देखिए ये दोहा क्या होता है, अगर आपने दोहा याद कर लिया तो सोठा आपको याद करने में आसानी होगी, क्योंकि दोहा छंद का उल्टा होता है हमारा सोटा छंद। अब देख लीजिए पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो सोठा क्या होता है, हमारा दोहा छंद का उल्टा होता है। अब इसमें उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण है हमारा, राधा नागरी सोई मेरी भव बाधा हरो, सामू हरित दुति होई जा तन की झाई परे। फिर से देख लीजिए, राधा नागरी सोई मेरी भव बाधा हरो, सामू हरित दुति होई ना जा तन की झाई परे। तो ये हमारे सोटा छंद का एग्जाम्पल। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम अपने लास्ट छंद को देखते हैं, जो कि है चौपाई छंद। अब देखिए चौपाई छंद क्या है, चौपाई छंद क्या हमारा समात्रिक छंद है। बाकी दोहा और सोटा क्या थे, वो थे हमारे अर्ध समात्रिक छंद। अब देख लीजिए इसमें भी 4 चरण होते हैं और इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती है इसमें, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और इसमें अंतिम 2 वर्ण गुरु लघु नहीं होने चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें जो अंतिम वर्ण है वो गुरु लघु नहीं होने चाहिए। अब बात आती है इसके उदाहरण की। उदाहरण देख लीजिए, आप अगर 1 से 2 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो चौपाई छंद का उदाहरण हनुमान चालीसा से लिया गया है। देख लीजिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। फिर से देख लीजिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा चौपाई छंद भी समाप्त होता है। अब देख लीजिए आज की वीडियो में हमने क्या किया। आज की वीडियो अगर आपने देख ली तो आपके 6 मार्क्स क्या है, पक्के हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हमने रस, छंद और अलंकार को अच्छे से करा है। और आपके बोर्ड एग्जाम में रस 2 मार्क्स का, छंद 2 मार्क्स का और अलंकार कितने मार्क्स के, 2 मार्क्स के, यानी कि कुल मिलाकर कितने मार्क्स पक्के हैं, 6 मार्क्स पक्के हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।